नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में मैं मनीष कुमार तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ, नई उमंग के साथ और उसी विश्वास के साथ फिर से मैं आप लोगों के बीच में आ चुका हूं। अर्थशास्त्र अध्याय 1 का लेक्चर 2 लेकर आया हूं और एक ही बात कहता हूं कि कक्षा नहीं, सोच वही। और सोच यही है कि आपके दिल में से, आपके दिमाग में से सामाजिक विज्ञान का डर निकाल दूं और आपकी हर नस नस में सिर्फ और सिर्फ सामाजिक विज्ञान के लिए प्यार भर दूं, सिर्फ और सिर्फ प्यार भर दूं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम अध्याय 1 का लेक्चर 2 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। पर उससे पहले आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और आपके अपने परिवार लर्न एंड शेयर के साथ जी जान लगाकर अपने उज्जवल भविष्य के लिए मेहनत करते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं आज के लेक्चर की ओर। लेक्चर 2 हम अध्याय कौन सा पढ़ रहे थे? पालमपुर गांव की कहानी। तो हम वहां घूम चुके थे, वहां की भौगोलिक स्थिति देख चुके थे, वहां पे सुविधाएं देख चुके थे, वहां पे पैसा कमाने के लिए रोजगार भी देख चुके थे, ठीक है। ये चीज हम सब कुछ देख चुके थे। अब देखो, अब शुरुआत होती है मोटिवेशन से। कुछ छोटे सपनों की खातिर बड़ी नींद का सौदा करने निकल पड़े हैं पांव भागे, जाने कौन नगर ठहरेंगे। ये बात किसने कही है? कुमार विश्वास सर ने कही है। ये क्या कहते हैं कि छोटे सपनों की खातिर, चाहे सपना छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है? त्याग करना पड़ता है, बलिदान करना पड़ता है, नींद का बलिदान करना पड़ता है, ठीक है, अपनी जो इच्छा है उनका बलिदान करना पड़ता है। और ये जो पैर है ये हमारे निकल पड़े हैं, सफलता की ओर बढ़ने के लिए निकल पड़े हैं, बहुत कुछ त्याग चुके हैं और कहां ठहरेंगे, कौन से नगर ठहरेंगे ये किसी को नहीं पता। पर मैं आपको बता देता हूं, ये जो हमारे पैर ठहरेंगे ना, ये सिर्फ और सिर्फ सफलता के नगर में जाकर ठहरेंगे। वही हमारी अंतिम मंजिल होगी, वहां जाके हमें रुक जाना है। और ये बात कुमार विश्वास साहब ने कही है। और आप अपनी कॉपी पे, आप अपने हर पेज पे लिख लो कि हो जाओ तैयार, अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। अब आगे बढ़ते। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे उत्पादन के कारक। भाई हमने ये जाना था कि उत्पादन क्या है, और आज उत्पादन को और भी अच्छे से जानेंगे। फिर उस उत्पादन करने में हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है, कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिससे उत्पादन और भी अच्छे से हो सकता है, और कहीं ना कहीं वो आधार है, उनके बिना हम उत्पादन भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें उन्हीं के बारे में जानना है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? उत्पादन के कारक, उत्पादन का संगठन। सबसे पहले ये जानते हैं कि उत्पादन होता क्या है। उत्पादन परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। परिवर्तन मतलब चेंज होना, बदलाव आना, ठीक है। उसका क्या है? एक प्रक्रिया है, क्या है? प्रोसेस है। तो ये किस चीज को परिवर्तन कर रहा है सर? किस में परिवर्तन ला रहा है? तो वो देखो, इसमें इनपुट को आउटपुट में परिवर्तित किया जाता है। इनपुट क्या होता है? इनपुट कोई चीज हम डालते हैं, उसमें इन करते हैं तो वो इनपुट, और जब उसमें से कुछ बाहर निकल के आता है तो वो आउटपुट। तो कोई चीज जो हमने डाली, उसको डाल के उसको जो बदला गया, जो डाला था वो इनपुट था, और जो बाहर निकल के आया वो आउटपुट। मतलब उसने क्या, जो चीज डाली उसको बदल दिया, परिवर्तित कर दिया, चेंज कर दिया। अब आप देखो यहां से और अच्छे से समझो, ये क्या है? ये रुई है, ठीक है। आज आप लोग कॉटन के कपड़े पहनते हो, सब पहनते हो, मैं भी पहनता हूं, आप भी पहनते हो। मैं बोलूं चलो कॉटन पहन लो, आप पहनोगे क्या? नहीं पहनोगे। पर इसी कॉटन को क्या करा गया? इनपुट की तरह से हमने क्या, फैक्ट्री में भेजा, और फैक्ट्री में क्या करा गया? इसी इनपुट को मशीन में डाला गया। ये जब मशीन में गया, ये क्या है? इनपुट है, मशीन में डाला गया है इसको। और जब इसको डाला गया तो क्या बाहर निकल के आया? अच्छी अच्छी टी शर्ट है, अच्छी अच्छी शर्ट, ये हमारे पास बाहर आई। तो ये क्या है? आउटपुट है। और जो आउटपुट होता है वही क्या है? उत्पादन होता है, ठीक है। तो इनपुट को क्या करा गया? आउटपुट में परिवर्तन करा गया है, चेंज करा गया है, वही क्या है? उत्पादन है। तो उत्पादन क्या होता है? एक परिवर्तन की प्रक्रिया है। किसको परिवर्तन किया जा रहा है? इनपुट को आउटपुट में परिवर्तन किया जा रहा है। उदाहरण के साथ मैंने आपको बता दिया। अब ये उत्पादन करना जरूरी क्यों है? क्यों जरूरी है कि हम उत्पादन करें? तो उत्पादन इसलिए करना जरूरी है, ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं वस्तुएं और उन्हीं सेवाओं का उत्पादन करना है जिनकी क्या है? हम लोगों को जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है। अब देखिए, एक बात आपको और भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझाता हूं, सुनिए। दो शब्द होते हैं, एक होता है नीड और एक होता है वांट। नीड का मतलब है जरूरत, और इसका मतलब है इच्छा, ठीक है। नीड का मतलब है जरूरत है, और इच्छा मतलब वांट है। मतलब देखिए, आज आपको पढ़ाई के लिए फोन चाहिए, ये आपकी जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, और आपके घर वाले मानेंगे भी, आपको फोन दिलाया भी होगा, ठीक है, ये जरूरत है। पर आपको उसमें गेम खेलने के लिए फोन चाहिए, ये आपकी इच्छा है, ये गलत है। तो अगर हमें जब तक कोई भी वस्तु हो, कोई भी सेवा हो, उसका अगर हम लोग नीड के लिए, जरूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी बात है और करना भी चाहिए।
परंतु जब उसी चीज का, उसी वस्तु का हम इच्छा के लिए इस्तेमाल करने लग जाएं तो वो क्या है, हमारे लिए भी नुकसानदायक होती है, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए भी नुकसानदायक होती है। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी ने कहा कि दिस वर्ल्ड हैज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट एनीवन ग्रीड। मतलब सबकी नीड के लिए, सबकी जरूरतों के लिए वर्ल्ड में बहुत कुछ है, काफी है, काफी रिसोर्सेस है, काफी संसाधन है, सबकी जरूरतें पूरी हो सकती है, पर किसी का लालच है ना, किसी की इच्छा है, वो कभी पूरी नहीं हो सकती। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है। तो इसलिए हमने क्या कहा है, हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करते हैं जिनकी क्या है, हमें आवश्यकता है, हमें जरूरत है, नीड है। ठीक है, आज आपको शिक्षा की आवश्यकता है, हम सेवा दे रहे हैं, आपको शिक्षा की सेवा दे रहे हैं। ठीक है, आज देश में वैक्सीन बनना जरूरी है, वैक्सीन की जरूरत है, दवाइयों की जरूरत है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, वैक्सीन का, दवाइयों का उत्पादन करेंगे। अब कोई बोले नहीं नहीं साहब आज तो क्या है, बड़े बड़े लग्जरी कार बनाओ, अरे भाई दिमाग खराब हो गया। वो हमारी इच्छा है, पर हमें अभी जरूरत पे फोकस करना है। और क्या होता है कि उत्पादन सिर्फ और सिर्फ इसी उद्देश्य से किया जाता है कि जिन वस्तुओं की या जिन सेवाओं की हमें जरूरत होती है उनकी आवश्यकता हो। और यह बात हमें जीवन में भी याद रखनी है कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों पे पैसा खर्च करो जिनकी आपको जरूरत है, उन पे नहीं जिन पे आपकी इच्छा है। क्यों? क्योंकि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है। अब जानते हैं उत्पादन के कारक कि उत्पादन करने के लिए, मतलब किसी को इनपुट से आउटपुट में बदलने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। उत्पादन के लिए आवश्यक चीजें कौन कौन सी? सबसे पहले भूमि। अरे भाई फैक्ट्री खड़ी करोगे कहाँ करोगे? आसमान में थोड़ी ले जाके खड़ी करोगे, भूमि पे ही तो खड़ी करोगे, जमीन पे ही तो खड़ी करोगे। तो हमें क्या है, जमीन सबसे पहले चाहिए। दूसरा श्रम। अब आपने फैक्ट्री खड़ी कर ली तो वहां काम कौन करेगा? तो वहां के लिए श्रमिक जो मजदूर है वो तो चाहिए ही चाहिए। उसमें श्रम में भी दो प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक और एक कुशल। ये अभी हम विस्तार से और विस्तृत में पढ़ेंगे इनको। तीसरा है भौतिक पूंजी। अब पूंजी भाई पैसा तो बहुत जरूरी है, और अर्थशास्त्र में पढ़ी पैसे के लिए रहे तो पैसे की भी हमें जरूरत पड़ती है। इसमें भी दो है, कार्यशील पूंजी और स्थायी पूंजी, इनको भी अभी पढ़ेंगे। और चौथा है मानव पूंजी। ये मानव पूंजी क्या है, बहुत जरूरी टॉपिक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक ये है। अब देखिए, हमें भूमि की जरूरत होती है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या है, श्रम की जरूरत है, हमें क्या है, मजदूरों की जरूरत है, श्रमिक की जरूरत है जो काम कर सके। फिर हम लोगों को क्या है, पूंजी की जरूरत है, ठीक है भाई, कंप्यूटर हो गया, ठीक है, जैसे आज हमारे यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड की जरूरत है, कैमरा की जरूरत है, तो ये हमारे लिए क्या है, पूंजी। और ये कौन है, हमारे महात्मा गांधी जी, ये मानव पूंजी है, ठीक है, क्योंकि मानव के बिना ऊपर वाले सारे काम बेकार है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक पर आ जाओ। सबसे पहले भूमि, पहली आवश्यकता है भूमि। सबसे पहले जरूरी है आपके पास भूमि। आपके पास चाहे खूब पैसा हो, आपके पास बहुत अच्छा खासा दिमाग हो कि मैं ऐसा ऐसा काम कर दूंगा और मैं अंबानी की तरह बहुत अमीर इंसान बन जाऊंगा, परंतु सबसे पहले जरूरत किसकी है, हमें भूमि की जरूरत है, तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन और कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें प्रकृति से जो संसाधन मिल रहे हैं, ऐसे प्राकृतिक संसाधनों की भी हमें जरूरत होती है, जैसे जल, ठीक है, जल की तो हमें जरूरत होगी, वन और खनिज। भाई आपका कोई ऐसा काम है, आपको ऐसा उत्पादन कर रहे हैं जो जंगल से और खनिजों से जुड़ा हुआ है, मिनरल से जुड़ा हुआ है, तो हमें क्या है, वन और खनिज की भी जरूरत पड़ती है। जैसे कि ये रहा जमीन, ठीक है, अब जमीन पर आप फैक्ट्री बनाओ और उसमें खूब अच्छे से काम करो। दूसरी आवश्यकता हमारी क्या है, श्रम आवश्यकता है। हमें किसकी जरूरत है, मजदूर की जरूरत है, श्रम की जरूरत है। दूसरी आवश्यकता है श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे, क्या करेंगे, काम करेंगे। तो अब जिनको काम करना है, देखो आपने क्या करा, जमीन खरीद ली, अब जमीन पे क्या करा, फैक्ट्री बना दी। अब पर फैक्ट्री में आप सारे काम अकेले तो कर नहीं सकते हो, आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, श्रम की जरूरत पड़ेगी। और श्रम का मतलब क्या, जो लोग काम करेंगे, वहां पे जो काम करने आएंगे उनकी। तो ये भी क्या है, दो है, एक कुशल श्रम, शिक्षित श्रम। मतलब कुशल का मतलब क्या होता है, एक्सपर्टाइज लोग, जो एक्सपर्ट है अपने काम में। शिक्षित जो पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसे कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत होती है, ठीक है। तो क्या है, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें क्या है, पढ़े लिखे लोगों की हमें जरूरत होती है, एक्सपर्ट लोगों की हमें जरूरत होती है। जैसे कि मैंने आपको कहा था, उत्पादन वस्तुओं का भी हो सकता है और सेवा का भी होता है। जैसे कि शिक्षा एक सेवा का उत्पादन है। तो अब जैसे आज क्या है, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, शिक्षा का, सेवा का उत्पादन कर रहे हैं। तो अब ये कैसा काम है, यहाँ पे कुशल शिक्षित श्रम की जरूरत है, पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, एक्सपर्ट लोगों की जरूरत है, जो आपको अच्छा बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ा सके, उन लोगों की जरूरत है। तो उदाहरण के तौर पर शिक्षक और मुनीम। मुनीम कौन होता है, अकाउंटेंट, जो पूरा हिसाब किताब रखे। तो हिसाब किताब रखने वाला भी क्या होना चाहिए, भाई पढ़ा लिखा ही होना चाहिए और एक्सपर्ट होना चाहिए अपने काम में। ऐसा नहीं हो जिंदगी में कभी करा नहीं और आज बोला मैं तो मुनीम हूं, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, ये क्या है, शिक्षक जी जो अध्यापक है वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पर ये तो भाई
कोरोना से पहले वाली फोटो है। तो अब तो अगर जाओ तो मास्क लगा के जाना, और वैसे तो अभी सरकार बुला ही नहीं रही। और ये क्या है, मुनीम जी है जो कैलकुलेटर पास में लेकर बैठे, पूरा हिसाब कंपनी का लगा रहे हैं कि कहां फायदा और कहां नुकसान हमें हुआ है। उसके बाद है शारीरिक श्रम। शारीरिक श्रम मतलब शरीर से जुड़ा हो, शरीर मेहनती शरीर हमें चाहिए, जिसके शरीर में ताकत हो, बल हो, ऐसे लोग हमें चाहिए। कुछ क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की जरूरत होती है। तो कुछ क्रियाएं क्या है, ऐसी होती है जिनमें हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत होती है। वहां चाहे आप पढ़े लिखे हो या ना हो, ठीक है, आप एक्सपर्ट हो या ना हो, बस आप में मेहनत करनी होनी चाहिए। आप में क्या है, आप में शरीर में ताकत होनी चाहिए, जान होनी चाहिए। तो उदाहरण के तौर पर मजदूर, ठीक है, फैक्ट्री में काम चल रहा है, मजदूर, घरों का निर्माण हम लोग करवाते हैं तो वहां मजदूर काम करते हैं, तो उनमें शरीर की में ताकत होनी चाहिए, शारीरिक बलवान वो लोग होने चाहिए। जैसे कि ये देखिए, ठीक है, ये आंटी जी क्या कर रही है, मजदूर है, और ये अपने सिर पर पत्थर उठाकर, ठीक है, अपने जो घर का जीवन यापन करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए काम कर रही है। तो ये क्या है, शारीरिक श्रम है। मजदूरी करके शरीर में इनके ताकत है, बलवान है। अब चाहिए पढ़ी लिखी हो या ना हो, चाहे शिक्षित हो या ना हो, और एक्सपर्ट हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नोट, प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। देखो अब क्या होता है, चाहे कोई सा भी हो, शिक्षित श्रम हो और चाहे शारीरिक श्रम, दोनों के जो दोनों श्रम है, ये क्या है, उत्पादन के लिए जरूरी है। प्रत्येक दोनों के दोनों जरूरी। हम किसी एक को ये नहीं कह सकते ये ज्यादा जरूरी है या कम जरूरी, दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी है, और दोनों का अपने स्तर पर बहुत अच्छा काम है, ये हम लोग जानते हैं। तीसरा आता है भौतिक पूंजी। भौतिक मतलब फिजिकल, जो चीज हमें दिख सकती हो, फिजिकली हम उसे टच कर सकते हो, तो वो भौतिक पूंजी। पूंजी का मतलब क्या होता है, आप अभी आम भाषा में सिर्फ इतनी चीज समझिए, वो आपके लिए पैसा है, ठीक है। पूंजी क्या है, पैसा है, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह की लागत है। देखो अब क्या होता है कि भाई आप अगर कोई काम कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई फैक्ट्री खोल के बैठे हो, तो हर दिन क्या होता है, कुछ पैसे लगते रहते हैं, कुछ लागत लगती है। क्या है, कुछ लागत लगती है, अपेक्षित लागत। अपेक्षित का मतलब हमें अपेक्षा करके रहते हैं कि आज इतना पैसा लगेगा ही लगेगा। अभी और उदाहरण से समझते हैं। एक होती है स्थायी पूंजी। स्थायी का मतलब है फिक्स्ड है, पक्का हो गया ये। जैसे कि ऐसी उत्पादन वस्तुएं जिनका कई वर्षों तक प्रयोग हो सकता है, मतलब ऐसी वस्तुएं जो आप लंबे समय तक यूज कर सकते हो। जैसे आज हम यहाँ पे रहे तो ये स्मार्ट बोर्ड है, ये लंबे वर्षों तक चलेगा। कैमरा है, ये लंबे वर्षों तक चलेगा। एसी है, ये लंबे वर्षों तक चलेगा। टेबल है, फर्नीचर है, कुर्सी है, कंप्यूटर है, ये सब क्या है, स्थायी पूंजी है, ये लंबे वर्षों तक चलेगी। एक बार इन पर अगर पैसा खर्च कर दिया तो ये क्या है, लंबे समय तक चलेंगे, और लंबे समय तक इससे क्या है, हम उत्पादन कर पाएंगे और अच्छे से हम लोग काम कर पाएंगे। हाँ, कभी कभार कोई छोटी मोटी परेशानी हो जाती है तो 100-200 रुपए लगा के ठीक करवा सकते हैं, पर इनमें फिर क्या है, कोई खर्चा नहीं होता है। तो ये क्या है, स्थायी हो जाते हैं, फिक्स्ड हो जाते हैं कि भाई आज से ये क्या है, हमारी पूंजी है। और पूंजी का मतलब क्या होता है, आपके पास क्या है वो है, और उस पर आपका अधिकार है, तो ये पूंजी है। जैसे कि औजार, आप किसी फैक्ट्री में काम करते हो तो वहां पे औजार, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं वो, मशीन वहां की जो भी है, भवन अगर आपने कोई बिल्डिंग ले रखी है वो, और कंप्यूटर, ऐसे। तो ये चीजें क्या है, ये स्थायी, इन पे आपको बार बार में खर्चा करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने खरीद ली, ये लंबे समय तक आपको साथ देगी। जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटर की चित्र दिखाया गया है कि भाई कंप्यूटर क्या है, हमारे लिए एक स्थायी पूंजी है। दूसरा, कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी ऐसी पूंजी जो रोजमर्रा के कामों के लिए आवश्यक हो। अब क्या होता है, आपको कुछ ऐसे काम होते हैं जो रोजमर्रा मतलब डेली, हर दिन आपको उन पैसों की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे काम क्या है, जैसे कच्चा माल, जैसे मान लो कपड़ों की फैक्ट्री है, अब वहां पे रुई है तो रुई कच्चा माल है, रोज आपको मंगवाना पड़ेगा। रोज भी नहीं तो एक दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में मंगवाना पड़ेगा, तो आपको पैसा देना पड़ेगा, ले भाई पैसा ले जा। भुगतान के लिए, ठीक, भाई मजदूर आया, बोला साहब मुझे आज पैसा दे दो, पेमेंट कर दो, घर लेके जाना है, उसको पैसा देना है, ठीक है। जरूरी माल खरीदने के लिए, भाई और कुछ भी आपको माल खरीदना हो, ठीक है, तो उस माल के लिए भी आपको क्या, पैसा चाहिए। तो कार्यशील पूंजी में आपकी जो नगद इनकम होती है, जो आपके हाथ में पैसा होता है, वो क्या है, आपकी कार्यशील पूंजी है। स्थायी पूंजी में क्या था, ऐसी चीजें थी जो अब आपके लिए पूंजी, वो हमेशा आपके साथ है। और कार्यशील पूंजी में क्या है, नगद पूंजी है, नगद पैसा है, वो आपके हाथ में होना चाहिए। आपने कच्चा माल खरीदा, पैसा दिया, कोई पैसा मांगना आ गया, उसको पैसा दिया, कोई जरूरी माल मंगाया, उसको पैसा दे दिया। तो हर जगह हमें क्या है, नगद पैसों की जरूरत वहां पर पड़ती है। फिर है मानव पूंजी। अब देखो, अभी जितने भी काम हम लोगों ने देखे, भूमि हो, चाहे श्रम हो, और चाहे पूंजी हो, इन सब में क्या है, इन सबको कंट्रोल करने के लिए, इन सबको नियंत्रित करने के लिए हमें एक इंसान की, या आप उसे चाहे बॉस का हो, चाहे अधिकारी का हो, एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, उनके हमें क्या है, जरूरत पड़ती है। तो अब उसको देखिए,
बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए। देखो अब क्या है भाई, कोई भी चीज हम लोगों ने बनाई है तो उससे घर में तो लेके बैठेंगे नहीं, उससे क्या करेंगे, मार्केट में बेचेंगे। जैसे कि आज अगर हम आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कंप्यूटर में ले जाकर रख दिया कि नहीं रहने दो, ये हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, मतलब इसको क्या कर रहे हैं, बाजार में उतार रहे हैं। तो ऐसे आप कोई भी चीज उत्पादन करते हैं तो क्या बाजार में बिक्री के लिए होती है। भाई टी शर्ट बनाई, बिक्री के लिए बनाई, बेचने के लिए हम उसे बनाते हैं। तो उसके लिए क्या है, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए, अब क्या उन सबको साथ लेकर, सबको साथ करके काम करने के लिए ज्ञान और उद्यम, आप में नॉलेज होना चाहिए। किसी उस इंसान में नॉलेज होना चाहिए। भाई भूमि कैसे लूं, यार यहाँ पे है ना 10,000 किराए में भूमि मिल जाएगी, यहाँ पे 20,000 में मिलेगी, कौन सी लूं, कैसा नहीं। उद्यम, उद्यम का मतलब क्या है, आप में जो बिजनेस की नॉलेज है, जो आप में उत्पादन करने के जो ज्ञान है, वैसा ज्ञान आप में होना चाहिए। और इसे हम क्या है, मानव पूंजी कहते हैं। तो मानव पूंजी का सबसे बड़ा उदाहरण क्या होता है, जैसे भाई कोई फैक्ट्री है तो उसका मालिक है वो मानव पूंजी, क्योंकि भूमि को भी वही देख रहा है, श्रम को भी वही देखता है, भौतिक पूंजी का भी पेमेंट वही करता है, सब कुछ वही कर रहा है। तो इन सबको क्या एक साथ लेके फिर माल तैयार करके वो बिक्री के लिए बाजार में भेजते हैं। इन सब पे किसकी नजर है, मालिक की नजर। तो मालिक क्या है, एक तरीके से मानव पूंजी है। और मानव पूंजी क्या है, इसके बारे में हम अगले अध्याय में और भी विस्तार से पढ़ेंगे। और इसीलिए कहा जाता है कि मानव सबसे कीमती इंसान है, सबसे बड़ी पूंजी अगर कोई है तो वो मानव ही है। नोट, उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। अब क्या है, उत्पादन करने के लिए आपने भूमि, श्रम और पूंजी, पूंजी दोनों भौतिक पूंजी और मानव पूंजी को संयोजित मतलब एक साथ इकट्ठा करके संगठित होना, उसे क्या, उत्पादन के कारक। मतलब हम इन चारों को मिला के क्या कहते हैं, उत्पादन के कारक हम इन लोगों को कहते हैं। किस किस को, भूमि को कहते हैं, श्रम को कहते हैं, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी, इन चारों को मिला के क्या कहते हैं, उत्पादन के कारक हम इन्हें कहते हैं। अब एक बात और है जो कि आप लोगों को समझाने की है, उसे मैं आपको समझा देता हूं। देखो अब अगर किसी ने, मान लीजिए अगर किसी के पास खुद की भूमि नहीं है तो उसने क्या करा है, भूमि को उधार पे लिया है, भूमि को क्या करा है, किराए पे लिया है। तो अब जैसे मान लो अगर किसी ने भूमि दी है तो जिसने भूमि दी है उस भूमि के मालिक को, जो मेन मालिक है उस भूमि का, उसको क्या मिल जाएगा, किराया। क्या मिल जाएगा, किराया। इसको क्या मिल गया, किराया मिल गया। जो श्रम है, जो वहां पे लेबर काम कर रही है, उनको क्या मिल जाएगा, वेतन। उनको क्या मिल जाएगा, वेतन। और अगर मान लो जो पूंजी है, भौतिक पूंजी है, मान लो आज मैं कोई बिजनेस शुरू कर रहा हूं, मेरे पास पैसा नहीं है तो मैंने क्या करा, किसी से क्या करा, पैसा उधार ले लिया। अब जो पैसा उधार लिया है, जिससे पैसा उधार लिया, उसको क्या मिल रहा है, उसको ब्याज मिल जाएगा, उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा उसके ऊपर। और आखिरी में एक होती है मानव पूंजी। मानव पूंजी मतलब मालिक, उस मालिक को क्या मिलेगा, उसको लाभ मिलेगा, उसको जो भी प्रॉफिट होगा, जो लाभ होगा वो उसको मिल जाएगा। मतलब चारों कारकों को अपने के बदले में कुछ ना कुछ मिल रहा है। भूमि के बदले में उनको किराया मिल रहा है, श्रम को उनके बदले वेतन मिल रहा है, और भौतिक पूंजी के बदले में आपको ब्याज मिल रहा है, और मानव पूंजी के बदले में आपको लाभ मिल रहा है। तो ये हमारा क्या था, अध्याय 1 का वीडियो नंबर, लेक्चर नंबर 2 था। तो इसमें हम लोगों ने क्या है, उत्पादन के कारक के बारे में पढ़ा। अब आगे हम लोग पालमपुर की से जो खेती की समस्या है और समाधान है, उनके बारे में वीडियो नंबर, लेक्चर नंबर 3 में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपको अच्छा लगा हो तो भी आप उत्साहवर्धन के लिए जरूर कमेंट करें कि हाँ सर बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया। और आप अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जी जान लगाकर पढ़ते रहें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।